ये अब स्टेटमेंट लेनी है, अथॉरिटी लेटर है HBL की। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मार्च 17 IPCSE पेपर, ETP पेपर मार्च 17 पेपर 6-2। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। क्या कहते हैं? some students are investigating the relationship between the potential difference and the current for a resistor। हमें रिलेशन चेक करना है पोटेंशियल डिफरेंस में इन अ करंट फॉर अ रेजिस्टर। दे आर यूजिंग अ सर्किट शोन इन फिगर 1.1। ये सर्किट है, पावर सप्लाई, स्विच, इट इज द स्लाइडिंग वायर, रेजिस्टेंस वायर होती है, क्रोकोडाइल क्लिप, रेजिस्टर, वोल्टमीटर, एमीटर। द क्रोकोडाइल क्लिप इज कनेक्टेड एट वेरियस पोजीशन ऑफ द स्लाइड वायर and a current and potential difference for the resistor are measured। okay, आप इसकी पोजीशन चेंज करते रहे और V और I मेजर करते रहे। इसकी पोजीशन, ये लेंथ चेंज हो रही है ना, कभी आप लेंथ कम कर दोगे तो वोल्टेज कम आएगी, फिर लेंथ बढ़ा दोगे, फिर और बढ़ा दोगे। जितनी इस लेंथ को वोल्टेज मिल रही होती है उतनी इसको मिल रही होती है। तो जब आप लेंथ चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो वोल्टेज चेंज होगी। जितनी वोल्टेज इस लेंथ की होगी उतनी इसको मिलेगी। जैसे जैसे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आगे लेते जाओगे, लेंथ ज्यादा होती जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी, वोल्टेज ज्यादा होती जाएगी। इस रेजिस्टर के क्रॉस जब वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होगा। तो बारह ये हो रहा है एक्सपेरिमेंट में। क्या कह रहे हैं? द क्रोकोडाइल क्लिप इज कनेक्टेड ऑन वेरियस पोजीशन एंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर मेजर्ड। The reading on the potential difference V and I for the various position of the crocodile clip are shown in the table. Draw an arrows on figure 1.2 and 1.3 to show the meter reading for the values of V and I in the first row of the table। First row of the table क्या है? 0. ये आपका अगले टेबल गिवन है 0.4 and 0.08। वोल्टेज 0.4 है और करंट 0.08 है। वोल्टेज कितनी है? 0.4 और करंट कितना है? 0.08 एम्पियर्स। ये मैंने पॉइंटर की पोजीशन बनानी है। ड्रॉ एरोस टू शो द मीटर रीडिंग फॉर द वैल्यूज V एंड I इन द फर्स्ट रो ऑफ टेबल। V की वैल्यू 0.4 शो करनी है। ये वोल्ट मीटर है बेटा। ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। कितने डिविजन है यहाँ पे? इसका लीस्ट काउंट कितना बन रहा है? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डिविजन आर हियर? 10 डिवीजन। इसको 10 पे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.1 वोल्ट। एक डिवीजन 0.1 वोल्ट के इक्वल है। और मैंने क्या शो करना है बेटा? 0.4 वोल्ट। तो मैं स्केल लूंगा, स्केल 0.4 वोल्ट कहां पर होगा? यहां से इधर तक, इधर डॉट लगा दिए, 4th डिवीजन। तो मैं यूं लाइन लगा दूंगा। दिस इज the reading of 0.4 वोल्ट। करंट कितना शो करना है? करंट 0.08 एम्पियर। 0.08 एम्पियर। सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट निकालें। इसका भी लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? कैलिब्रेटेड वैल्यू। कैलिब्रेटेड वैल्यू कितनी है? पहली कैलिब्रेटेड वैल्यू 0.2। कितने डिवीजन में? 10। तो 0.2 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 0.02। लीस्ट काउंट इसका एक छोटा डिवीजन इसके इक्वल है, 0.02 के इक्वल है। और मैंने कितना करना है? 0.08। एक डिवीजन 0.02 के इक्वल है और मैंने कितना शो करना है? 0.08। कितने डिवीजन? 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो याद है 4। तो मैंने 4 डिवीजन आगे जाना है। यहां तक 1 2 3 4 यहां तक आगे जाना है बेटा। तो लाइन लगा दें यूं करके। तो दिस इज 0.08 एंड दिस इज 0.4। हमने ये मार्क लगा दिया है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब आगे चल रही है। आगे टेबल के बना है और अपने ग्राफ बनाना है। टेबल की वैल्यू मैं जरा साइड पे लिख ली और हम ग्राफ बनाते हैं। टेबल कितना है भाई? वोल्ट मीटर, एमीटर 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 0.44 का गैप है। 0.08, 0.17,
0.25, 0.34 और 0.41। ये ऑब्वियसली एम्पेयर में है और ये वोल्ट्स में है। अच्छा भाई, अब मैंने ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ की एक्सिस गिवन है आपको, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कितने बॉक्सेस अवेलेबल है एक्स एक्सिस के अलाउंग, कितने बॉक्सेस अवेलेबल है वाई एक्सिस के अलाउंग। मुझे बॉक्सेस चाहिए होते हैं। आई काउंट द बॉक्सेस। 10 स्मॉल हो तो एक बड़ा बॉक्स बनता है ना। कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5। 5 बॉक्सेस है along x एक्सिस। अब y एक्सिस पे चेक कर लेता हूं, मैं काउंट कर लेता हूं एक बॉक्स, ताकि बार बार काउंट ना करना पड़े। इतनी लेंथ है ना, 10 लाइन के इक्वल है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बॉक्स है, इसलिए एक बॉक्स के इक्वल है। 2 बॉक्सेस, मैं काउंट करने से बचने के लिए ऐसे कर रहा हूं। 3 बॉक्सेस, 4 और तो नहीं कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 9 10। ठीक है, कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 5.5 बॉक्सेस वाई एक्सिस के अलाउंग। वाई एक्सिस पे कितने बॉक्सेस हैं? 5.5 बॉक्सेस हैं। अच्छा, मैंने क्या लेना है? एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, चेक करूंगा जरा। तो फ्रीज करता हूं मैं। वोल्टेज वाई एक्सिस पे लेनी है और करंट एक्स एक्सिस पे लेना है। तो सबसे पहले आप इसको लेबल करें। वोल्टेज वोल्ट और करंट यू लेबल कर दिया। अब क्या है, स्केल लेना है आपने। करंट कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। और बॉक्सेस में कितने अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 अवेलेबल है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, मैं गैप कितना लूं? 0.08। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.41। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0.08। 0.41 मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितनी है? 0.08 डिवाइडेड बाय कितने बॉक्सेस अवेलेबल है। हम स्केल कैसे लेते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस अवेलेबल। कितने बॉक्सेस अवेलेबल है? 5 बॉक्सेस अवेलेबल है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 पे डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो हो जाएगा 0.41। मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूं। 0.41 माइनस 0.08 इट गिव्स डिवाइडेड बाय 5। आंसर आ रहा है 0.06 0.067 ऑलमोस्ट 0.066 आ रहा है एग्जैक्ट। अब जो मैंने स्केल लेना है ना बेटा, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो मैक्सिमम कितनी थी? 0.41। मिनिमम कितनी है? 0.05 ब्लॉक पे डिवाइड किया। आपका स्केल शुड नॉट लेस देन दिस वैल्यू। स्केल शुड नॉट लेस देन। आप फिर इसको इंटू 2 कर दो। इसको इंटू 2 करते हैं तो आ जाएगा 0. मल्टीप्लाई बाय 2 0.132। बेटा स्केल लेने की रेंज कैसे निकालते हैं? हम सबसे पहले निकाल रहे हैं रेंज ऑफ स्केल। हाउ कैन यू फाइंड द रेंज ऑफ स्केल? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स। मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है, ब्लॉक्स इतने हैं। ये जो आंसर आएगा ना, स्केल शुड नॉट लेस देन दिस वैल्यू
स्केल शुड नॉट मोर देन डबल ऑफ दिस वैल्यू। ये स्केल की रेंज होती है, जो आपका आंसर आता है स्केल इससे छोटा नहीं होना चाहिए और इस वैल्यू के डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि मोर देन 50% आप कवर कर लें। हमें मोर देन 50% कवर करना होता है कम से कम एक्स के अलाउंग वाई के अलाउंग, तो उसके लिए ये तरीका है। हमने क्या निकाली है, रेंज ऑफ स्केल। अब इन दोनों के दरमियान अच्छी वैल्यू क्या है, इन दोनों के दरमियान अच्छी वैल्यू है, अगर मैं स्केल ले लूं 0.1 का, 0.1 का स्केल ले लूं, इन दोनों के दरमियान वैल्यू आ रही है ना 0.06, 0.132, तो मैंने 0.1 का स्केल ले लिया। 0.1 का स्केल लूंगा तो मैं कहां तक पहुंचूंगा, देखो दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4 एंड दिस इज 0.5। मेरा ग्राफ यहां तक खत्म होगा और यहां से शुरू होगा ऑलमोस्ट, तो 50% से ज्यादा कवर कर लूंगा। अब ये जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, ये ना भी करें तो चल जाएगा। यहाँ पे इजी स्केल था ना, 0.11 का गैप ले लो, लेकिन कभी मुश्किल स्केल होता है तो ये मेथड ज्यादा सुटेबल होता है। अगर आप डायरेक्ट भी लेंगे तो गलत नहीं, आप ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से वाई एक्सिस का स्केल। अब वाई एक्सिस की कितनी वैल्यूज हैं, वाई एक्सिस पे कितने ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 5.5 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। वैसे तो स्केल लेने का तरीका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। मैक्सिमम कितनी है 2.0, मिनिमम कितनी है 0.4, ब्लॉक्स कितने अवेलेबल है 5.5 ब्लॉक्स अवेलेबल है, बड़े बॉक्सेस। तो 2 minus 0.4, 1.6 divided by 5.5, 1.6 divided by 5.5, it gives 0.29. Your scale should not less than 0.29, और अब आपका जो स्केल है वो इस वैल्यू से जो डिवाइड करके इससे कम नहीं होना चाहिए, और इसका डबल, इसको इंटू 2 कर दो, 0.58 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या स्केल ले लूं, मैं 0.4 का भी स्केल ले सकता हूं, उससे बड़ी है 0.5 का भी स्केल ले सकता हूं। चलें हम स्केल ले रहे हैं 0.4 का स्केल ले लेते हैं, 0.4, 0.5 का भी ले सकते हैं। तो ये 0.4, ये 0.8, ये 1.2, ये 1.6 और ये 2.0 स्केल ले लिए। अब पहला पॉइंट क्या है, 0.4 पे 0.08, 0.4 पे 0.08, 0.4 पे 0.08 कहां पर होगा, ये होगा ना 0.02, 0.04, 0.01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये पॉइंट पहले आ गए, शार्प पॉइंट एंड सर्कल, पहला पॉइंट। फिर क्या कहते हैं 0.8 पे 0.17, 0.8 पे 0.17 कहां पर होगा, ये 1 है ना, तो 1 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 0.8 पे इस जगह पे ये डॉट लगा देंगे। फिर कहता है 1.2 पे 0.25, 1.2, 0.25, 0.25 कहां पर होगा, 0.2 ये है ना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर 1.6 के ऊपर कहां पे जाना है, 3 4, 1.6 1 3 4, 0.3 है, 3 1 3 2 3 3 3 4, बेटा यहाँ पे डॉट लगा देंगे। उसके बाद 2 पे 0.41, 2 पे 0.41, ये 0.4 है, ये 0.41, ये यहां पे डॉट लगाएंगे। अभी आपके पॉइंट्स आ गए। अब हमें क्या बनानी है, बेस्ट स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स की आगे लाइन बनानी होगी आपने। जरूरी नहीं तो आपकी लाइन जो है वो सारे पॉइंट से गुजरे, देखो करीब करीब होनी चाहिए लाइन। आप यहाँ पे ना वो भी रख के चेक कर सकते हैं, पीस ऑफ थ्रेड, धागा रख के चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को वायर होना, मैं आपको दिखाऊं, ओके मुझे मिल नहीं रही वायर, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो कितना स्केल दे सकते हैं, 1 मिनट, I can use this one.
ओके बेटा, हम ये वायर को पीस करके देखते होते हैं कि कहाँ पे लाइन बने तो अच्छी आ रही है, ट्रांसपेरेंट स्केल से भी नजर आ जाता है। और अगर मैं यूं लाइन बनाऊं तो किस पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और इनसे नहीं भी गुजरी तो खैर होती है, लेकिन बनाने तो बेहतर है। तो अगर मैं लाइन को पास करूं किन पॉइंट से, इस पॉइंट से पास करूं तो ये ज्यादा पॉइंट से भी पास करेगी और करीब करीब भी होगी बाकियों की, ऑलमोस्ट यू ये लाइन शुड बी बेस्ट स्ट्रेट लाइन। इससे गुजर रही है, इससे गुजर रही है, और आगे स्ट्रेट कर दूं तो कहां से जा रही है, तो मैंने बेस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। क्या करते हैं बेटा, हम स्केल या धागा रख के चेक करते होते हैं कि कहां से गुजरेगी लाइन तो बेहतर होगी। अच्छा, फिर ये लाइन बना ली। आगे एग्जामिनर कहता है डिटरमिन द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट निकालना है इसका। ग्रेडियंट के लिए कौन से पॉइंट यूज करते हैं जिनमें से लाइन पास करती है। एक तो लाइन मेरी इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से, और एक इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये दो मैं ग्रेडियंट के लिए यूज कर सकता हूँ। ओरिजिन से गुजर रही है तो ओरिजिन वाला पॉइंट भी ले सकता हूँ। आपने वो दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिनमें से लाइन पास कर रही है और बहुत करीब नहीं होने चाहिए, कम से कम एक छोड़ के एक हो, ये और ये ना सिलेक्ट करें। दूर होने चाहिए पॉइंट, बेहतर तो ये होता है कि ज्यादा दूर हो, कम से कम 2 पॉइंट्स का गैप हो। लेकिन चले हम ये 2 पॉइंट इनमें से लाइन गुजर रही है, तो ये आपकी ट्राइंगल बनाई या ना बनाई मैटर नहीं करता, बना ली मैंने। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है 0.41 और y की वैल्यू क्या है 2। ये बेसिकली x1 है, ये y1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0.2 1 2 3 4 5 0.25 और वो क्या है 1.2। ये क्या है x2 y2। अब मैं ग्रेडियंट ले रहा हूं इसका, तो ग्रेडियंट कैसे लेते होते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ग्रेडियंट y2 1.2 माइनस 2 ओवर 0.25 माइनस 0.41 0.41। सॉल्व करेंगे, 1.2 में से 2 गया, माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय माइनस 0.16, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ग्रेडियंट कितना आ रहा है ऑलमोस्ट 0.05। तो डिवाइड करें 8 डिवाइड बाय 16.5 0.50 ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट क्या है V ओवर I, तो ये ओम बन रहा है। इसकी यूनिट V ओवर I भी कर सकते हैं, वोल्ट पर एम्पेयर, इसकी यूनिट ओम भी लिख सकते हैं। तो इस ग्राफ की ग्रेडियंट क्या आ गया बेटा, मैं निकाल लिया। अच्छा भाई, नेक्स्ट कहता है वो ग्रेडियंट आ गया 0.5। कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ R is numerically equal to G. Give the value of R to a suitable number of significant figure for the experiment, include the uncertainty, include the units value. तो आपकी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है ना, 0.50। आपका डाटा 2 सिग्निफिकेंट में है ना सारा, देखो आपकी जितनी भी टेबल में वैल्यूज थी वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 1 सिग्निफिकेंट फिगर थी, तो हम कम से कम 2 में आंसर देंगे, 1 में भी दे सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ये हो गई और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ओम्स। द वैल्यू रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ये लिख दी रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम्स। अब स्टूडेंट्स सजेस्ट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू state whether your graph support the suggestion, suggest the statement yes it supports। क्यों, क्योंकि our graph was straight line nearly passing through region। थोड़ा बहुत ऊपर ने पीछे तो हो जाता है ना, एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी है, बहुत एक्यूरेट वैल्यूज नहीं होती। तो यस क्या लिखेंगे, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट शुड बी प्रोपोर्शनल, दे आर प्रोपोर्शनल, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जस्टिफिकेशन देंगे यू ऑब्टेन स्ट्रेट लाइन passing through origin, passing through
ओरिजिन, हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फर्क भी है तो खैर है अपनी। अच्छा आगे कहते हैं द स्टूडेंट नोटिसेस दैट द स्लाइड वायर बिकम्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, सजेस्ट अ चेंज टू द apparatus टू प्रिवेंट दिस। हाँ जी, कह रहे हैं कि वायर बहुत गर्म हो जाती है। जी बेटा, ये वायर बहुत गर्म हो जाती है। तो ये वायर गर्म कब होती है? जब उसमें ज्यादा करंट पास होता है, इसमें ज्यादा करंट पास होता है। तो क्या कर सकते हैं? या तो लो वोल्टेज यूज कर ले, एक बात, लो वोल्टेज यूज कर ले, लो वोल्टेज यूज करें ताकि कम करंट पैदा हो। वोल्टेज कम होगी तो करंट कम होगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा। सेकेंड अप्रोच क्या है? ऐसी वायर यूज करें जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा, तो करंट कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा। करंट का ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होता है, तो यूज हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर। ये जो स्लाइड वायर है ऐसी यूज करें जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a class is carrying out an experiment to determine the density of glass. Each student has a test tube as shown. ये test tube है। Measure the length of the test tube. अब आपने इसको measure करना है, तो मीटर रूल रखेंगे, 0 को इससे अलाइन करेंगे, 0 मार्क्स को, और इस लाइन के क्रॉस रखेंगे और यहां तक चेक कर लेंगे कि लेंथ कितनी है, मीटर रूल रख के। अच्छा, अब आपका ये डिफरेंट आंसर आएंगे क्योंकि आप फोटोकॉपी यूज कर रहे हैं, या तो कंप्रेस्ड होता है और उसको छोटा किया होता है, जूम आउट किया होता है या जूम इन किया होता है। तो क्वेश्चन पेपर में सबका सेम आंसर आएगा। वो हम मार्किंग स्कीम से देख लेते हैं। तो मार्किंग स्कीम में वो कह रहा है कि जो लेंथ है ना, ये कितनी है? 14.7। ये लेंथ जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर आएगा, जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है, उसमें ये लेंथ कितनी है? 14.7 सेंटीमीटर। मीटर रूल से मेजर करेंगे। मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर, यहां से यहां इस लाइन के अराउंड स्केल रखेंगे, इस लाइन के अराउंड, और यूं मेजर कर लेंगे एक्सटर्नल डायमीटर। और वो भी हर डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट आंसर आ सकता है। जब हम प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं तो जूम इन आउट हो जाता है। क्वेश्चन पेपर में सबकी सेम होता है डायमेंशंस। तो बार ये डायमीटर कितना आ रहा है, हम मार्किंग स्कीम से देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम में ये है 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 है, ये 14 है, लेंथ आ गई 14.7 सेंटीमीटर, डायमीटर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, आगे क्या कहते हैं? A student uses 2 wooden blocks to help him to measure the diameter of the test tube. Describe this method. You may draw the diagram. Include one precaution. अगर मैं टेस्ट ट्यूब का डायमीटर लेना है तो पता क्या, इट्स बेटर कि मैं ये स्केल यूं रखूं, ये टेस्ट ट्यूब को यूं रख लूं, यूं है ना टेस्ट ट्यूब, और ये मीटर रूल का स्केल है। तो यहां पे एक वुडन ब्लॉक रख लूं इस साइड पे से जोड़ के, और एक वुडन ब्लॉक यहां पे रख लूं, वुडन ब्लॉक टेस्ट ट्यूब के साथ जोड़ के रख लिए। फिर टेस्ट ट्यूब को उठा लें, ये रीडिंग पढ़नी है। इस पे क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है 10.0, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? 12.5 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें पैरेलल एरर नहीं आएगा ना, आप सब ऊपर से देखेंगे आप। तो डिस्क्राइब, तो मैंने ये मीटर रूल ले लीजिए, ये मीटर रूल पे टेस्ट ट्यूब ऐसे रख ली, एक वुडन बॉक्स ऐसे रखा, एक वुडन ब्लॉक ऐसे रखा। कौन सा वुडन ब्लॉक? रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। और ये रीडिंग ले ली, ये रीडिंग 1, ये रीडिंग 2। तो आप कहेंगे विल प्लेस the meter rule horizontally, will place the tube as shown in the diagram, will use 2 wooden blocks just touching the test tube, will remove the test tube, will measure and record R1, will measure and record R2, and the diameter, external diameter will be R2 minus R1. इसको माइनस कर लेंगे। और कुछ है? इंक्लूड द प्रिकॉशन। प्रिकॉशन ये है कि ब्लॉक इसको टच हो, रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो, स्मूथ ब्लॉक हो,
रेक्टेंगुलर हो, स्मूथ हो, डस्ट वगैरह ना हो, साफ हो, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर देखिए, बिल्कुल आई साइड शुड बी परपेंडिकुलर। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज। Assuming that test tube is approximately cylindrical, calculate a value of the external volume using the equation। हाँ जी, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना है। ये इक्वेशन आपको गिवन है, सब वैल्यूज डाल दें। V1 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142, डायमीटर स्क्वायर, डायमीटर कितना था 2.5 का स्क्वायर इंटू लेंथ 14.7 डिवाइडेड बाय 4। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। कर लेते हैं सॉल्व कैलकुलेटर पे। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2.5 स्क्वायर multiplied by 14.7, it gives divided by 4 72.16 72.2 centimeter cube। The test tube is completely filled with water and the water from the tube is poured in a measuring cylinder। अच्छा भाई, test tube is completely filled with water and then water from the test tube is poured into the measuring cylinder। अभी ये रीडिंग आ रही है और फिर जब मेजरिंग सिलेंडर में डाला तो ये रीडिंग आ रही थी। अच्छा आगे कहते हैं डिस्क्राइब ब्रीफली यू वुड रीड द मेजर, इसकी रीडिंग रीड एंड रिकॉर्ड द वॉल्यूम, ये वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। तो लोअर मेनिस्कस को देखेंगे, ये 40 है, ये 60 है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? 20 देखो ना, 60 माइनस 40 20 है, कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। 20 डिवाइडेड बाय एक डिवीजन 2 के इक्वल है। 42 44 46 ये 50 हो गया, 52 54 दिस इज 54 cm क्यूब। अच्छा आगे कहते हैं डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ यू वुड रीड द मेजरिंग सिलेंडर टू ऑब्टेन अ रिलायबल वैल्यू। हम कैसे रीड करेंगे? तो we'll see the lower meniscus and our eye sight should be perpendicular to the scale। ऐसे देखेंगे, ऑब्जर्वर की आंख इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, यहां से दिखा। तो नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट द V3 वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। अब क्या करेंगे? एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना है, ग्लास का वॉल्यूम निकालना है। तो पहले रीडिंग कितनी आई थी? 72.2। V1 कितनी थी? टोटल वॉल्यूम 72.2 माइनस 50 कितना था? कितना आया था? 54 माइनस 54 कितना आ गया? 18.2। हाँ जी, the volume of glass is 18.2 वॉल्यूम ऑफ द ग्लास आ गया। V3 की वैल्यू आ गई 18.2 cm क्यूब। अच्छा आगे कहते हैं one student uses the balance to measure the mass m of the tube as shown। ट्यूब का मास मेजर किया, यार कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ग्लास यूजिंग द इक्वेशन। अब मैंने ग्लास की डेंसिटी निकालनी है, इक्वेशन आपके सामने है। डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास की वैल्यू रिकॉर्ड कर लें 32.17 डिवाइड बाय 18.2, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 32.17 डिवाइड बाय 18.2, 32.17 डिवाइड बाय 18.2 इट गिव्स 1.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे कहते हैं अदर स्टूडेंट्स आर यूजिंग बैलेंस ओनली विद द मेजरिंग नियरेस्ट ग्राम्स। रिकॉर्ड द मास टू द नियरेस्ट ग्राम। नियर ग्राम तक रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? 32 ग्राम्स। ये पॉइंट्स वाले को इग्नोर कर देंगे, 32 ग्राम्स। तो फिर आ जाएगा मास 32 ग्राम्स।
यहां पे लिख देंगे 32 ग्राम। The precision of the balance does not affect the accuracy of this experiment. Okay, precision का मतलब होता है कि ज्यादा डेसिमल थे, रीडिंग यहां तक आ रही है और हम उसको यहां तक रिकॉर्ड कर रहे हैं। State one possible source of inaccuracy in this experiment. कह रहे हैं कि प्रिसीजन बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी कि 32 लिखे या 32.17 लिखे। State one possible source of inaccuracy in this experiment. Explain what is the effect of this accuracy would have on the appropriate value of rho or on the obtained value of rho. Accuracy inaccuracy क्या हो सकती है? बेटा आपने सपोज किया था कि ट्यूब सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर तो फिर ऐसा होता है, लेकिन ट्यूब कैसी है? ऊपर से भी इसके हैं और नीचे से भी कर्व पार्ट है। तो पहली बात तो ये है कि ट्यूब इज नॉट प्रॉपरली सिलेंड्रिकल, ये प्रॉपर सिलेंड्रिकल नहीं है, ट्यूब प्रॉपर सिलेंड्रिकल नहीं है। अच्छा, इससे क्या है? वॉल्यूम की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी। और क्या हो सकता है? अच्छा, तो दूसरा और भी एक एरर आ सकता है इसमें। अगर आप देखें ना कि अगर आपने ट्यूब को पूरा पानी से भरना है, यू हैव टू कंप्लीटली फिल इट विद वाटर। अगर आप इसको पूरा पानी से भरते हैं, ये देखिए ट्यूब की शेप देखो ना, तो यहां तक इसको एग्जैक्टली फिल आउट करना मुश्किल है, यहां तक इसको कंप्लीटली फिल करना मुश्किल होता है। यहां तक फिल करना, क्योंकि पानी का लेवल ऊपर होता है, तो बिल्कुल एंड तक फिल करना इज डिफिकल्ट। एक प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर सिलेंड्रिकल नहीं है, एक प्रॉब्लम ये है कि पानी से भरा नहीं जाएगा। एक और भी मसला है इसके अंदर, वो ये कि जब आप इसको पानी को निकालेंगे ना, तो सारे का सारा पानी नहीं जाएगा, ट्यूब कुछ चिपका रह जाएगा ना पानी, कुछ पानी के ड्रॉप्स यहाँ पे चिपके रह जाएंगे, तो एग्जैक्ट पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। तो पानी ऊपर तक भरेगा नहीं, दूसरा पानी जो आप निकालोगे बेटा, ये कुछ ड्रॉपलेट्स यहाँ पे चिपके रह जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? आपके पास एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं आएगा ग्लास का। आपने वॉल्यूम कैसे निकाला था? V3 कैसे निकाला था? V1 टोटल वॉल्यूम में से माइनस किया था वाटर का वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम में से आप पूरा वाटर माइनस नहीं कर रहे, ये वैल्यू लेस आ रही है, लेस। जब ये बड़ी चीज में से लेस चीज माइनस करेंगे तो आपका आंसर बड़ा आ जाएगा, आपका ये आंसर बड़ा आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्यूरेट से ज्यादा आ रहा है वॉल्यूम ऑफ ग्लास। हम वाटर तो कम आ रहा है ना बेटा, देखो ग्लास का वॉल्यूम निकाल लिया आपने, फिर आपने जो पानी यहां तक इसको भर नहीं सकते, पानी पूरा भरेगा नहीं, और जब पानी को खाली करोगे तो कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स जहां पे चिपके रह जाएंगे। तो आप जब सिलेंड्रिकल मेजरिंग सिलेंडर में खाली करोगे तो क्या होगा? लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा। तो जब टोटल वॉल्यूम में से लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस करोगे तो ये आंसर बड़ा आ जाएगा। तो जब ये आंसर बड़ा आएगा, डेंसिटी क्या होती है? मैस ओवर वॉल्यूम। तो जब ये आंसर बड़ा आएगा तो डेंसिटी कम आएगी। तो ग्लास की डेंसिटी, क्योंकि आप एक्चुअल वॉल्यूम माइनस ही कर रहे, टोटल वॉल्यूम में से, टोटल ट्यूब के वॉल्यूम में से आप पानी का जो वॉल्यूम है वो माइनस करोगे तो ग्लास का वॉल्यूम आएगा ना। तो ग्लास का वॉल्यूम ज्यादा आ जाए, ये ग्लास का वॉल्यूम है, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ ग्लास। वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज मोर देन एक्चुअल। क्यों? एक तो ये पूरा पानी से भरा नहीं गया, दूसरा कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स चिपके रह गए इसके साथ। तो आपने जब खाली किया तो टोटल वॉल्यूम से कम चीज माइनस की, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है। तो जब इसमें से आप लेस माइनस करोगे, देखो ना, अगर ये 40 होता है, 40 में से एक्चुअल 10 माइनस करो तो 30 आंसर आता है ना। लेकिन अगर आप 40 में से 8 माइनस करो तो 32 आंसर आता है। अब आपका आंसर बड़ा आ रहा है, तो कम चीज माइनस करें। 10 माइनस करना तो सपोज आप 8 माइनस करें तो आपका आंसर बड़ा आ रहा है। जब वॉल्यूम ऑफ ग्लास ज्यादा आएगा, डेंसिटी ऑफ द मैस और वॉल्यूम
वॉल्यूम ज्यादा यूज कर रहे हैं एक्चुअल से तो डेंसिटी एक्चुअल से कम आएगी, ठीक है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। A student is investigating the refraction of light by a transparent block. She uses her results to determine the quantity known as refractive index of the material of the block. The student's ray trace sheet is shown. Okay, ये आपको नजर आ रही है, कहता क्या है, पिंस लगाई हो। The student places a transparent block ABCD on a trace sheet as indicated in figure 3.1. She draws the line MN, draw normal to the line, normal draw करना है। हमारे पास वो है, वो बड़ी ट्राइंगल, वो ज्योमेट्री बॉक्स बड़े वाला। अच्छा बेटा, तो ये इसको मैं फ्रीज करता हूँ, उसको छोटा करके। इलेक्ट्रिक का रिमोट है, इलेक्ट्रिक का रिमोट नीचे ले गया तो इसलिए। अच्छा बेटा, क्या कहते हैं कि a student places a transparent block on a ray trace sheet as indicated. Draw normal to the line AB. The normal should start above AB and extend below AB so that it crosses the line CD. Label the point where the normal crosses CD with a L. Okay. Measure the angle between line NN, normal, and line NN. Okay, देखते हैं। पहले तो वो कह रहा है a student places a transparent block, draw a normal to the line AB at point N. N point पे नॉर्मल ड्रॉ करना है बेटा। N point पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मतलब दो चॉइस हैं। You can use a set square, you can use a D. देखो, मैं सेट स्क्वायर भी यूज कर सकता हूँ। ये इसको यहाँ पे रखूंगा एन पॉइंट पे तो ये नॉर्मल बन जाएगा। सेट स्क्वायर की बेस को अलाइन करें और यू कैन यूज द डी प्रोटेक्टर। इसको यहाँ पे रखेंगे यूं करके, तो सेंटर ये मार्क प्लेस द सेंटर हियर, मार्क द डॉट, तो ये नॉर्मल बन जाएगा आपका। दिस इज नॉर्मल। अच्छा भी नॉर्मल बना लिया। अब वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, इसको लेबल कर दिया। ये एंगल मेजर करने में नॉर्मल के साथ एंगल। हाँ जी, आगे कहता है वो हो गया। लेबल द पॉइंट वेयर ड्रॉ अ नॉर्मल। The normal should start above AB and extend below AB. अच्छा, AB से नीचे भी आना चाहिए बेटा, AB से नीचे भी आना चाहिए। नॉर्मल को कह रहे हैं नीचे तक आना चाहिए, इसको नीचे तक ले आए। कितना नीचे तक लेके आना है? And extend AB so that it crosses the line CD. CD से क्रॉस करे, CD नीचे है ना, तो CD से क्रॉस करे। और इस पॉइंट को वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, बड़ा स्केल यूज करते हैं। लाइन लगाएं, इस लाइन को एक्सटेंड कर दें और इस पॉइंट को L लेबल कर दिया। कह रहा है लेबल करें। फिर कहता है आपसे मेजर द एंगल बिटवीन NN एंड नॉर्मल, NM एंड नॉर्मल। ये एंगल मेजर करना है आपको। तो मेरी D सही नहीं है, आप D से मेजर करेंगे तो इस नॉर्मल पे रखेंगे D को ऐसे, ऑलमोस्ट ऐसे कैसे रखेंगे। और ये एंगल अप्रोक्सीमेटली बन रहा है 40। जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो, ये 180 से स्टार्ट नहीं करना बेटा, जीरो से स्टार्ट करना है। 10, 20, 30 और ये 40 है ना, 40 से दूर, ये 38 डिग्री बन रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन मेरा आंसर और आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बड़ी छोटी हुई है। तो एंगल बन रहा है 38 डिग्री। आगे कहते हैं द स्टूडेंट प्लेसेस पिन P1 एंड P2
on the line NN at a suitable distance apart. On figure 3.1 mark and label the approximate position P1 and P2. अब इस लाइन के ऊपर वो कह रहा है 2 पिन्स लगाते हैं NN के ऊपर, तो आपने पिन जो शो करनी है वो दूर शो करनी है। एक पिन ये दिखा दें P1 और एक दूर दिखाने है P2। करीब नहीं होनी चाहिए बेटा, इसका दूर दूर होना चाहिए, जितना दूर हो उतना बेहतर है। आगे कहते हैं द स्टूडेंट व्यूज द इमेजेस ऑफ P1 and P2 थ्रू द ब्लॉक फ्रॉम द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द लाइन by the eye in figure 3.1. She places 2 pin P3 and P4 as shown so that the P3 and P4 and the images of P1 and P2 appear to exactly one behind another. Draw a line P3 and P4, extend the line until it meets NL. Where is NL? अच्छा ये लाइन। अब वो कह रहे हैं लाइन बनाएं और इसको ये वाली लाइन P3 and P4, बेटा ये P4 है और ये P3 है, इधर एक लाइन बनाएं और इसको NL तक ड्रॉ ले दें। मैंने इन पिन से पिन P3 और P4 से लाइन पास कर दी और इसको पीछे तक ले गया, कह रहे पीछे तक लेकर जाए। Extend the line until it meets NL. Label the point where the line crosses CD with E CD. इस पॉइंट को E लेबल करें, कर दिया। और क्या कहते हैं? And point where it meets N and F, इसको F लेबल करें, इस पॉइंट को F लेबल कर दिया। आगे कहते हैं draw a line joining N and E. Where is N and E? N और E को ज्वाइन करिए। N और E को मैं डिफरेंट कलर से ज्वाइन करता हूं। N पॉइंट और E पॉइंट को ज्वाइन करना है बेटा। स्केल को टाइट पकड़ना है, हिलने नहीं देना और प्रिसाइजली ड्रॉ करना है। बोर्ड पे प्रिसाइजली ड्रॉ नहीं होता, पेज पे प्रिसाइजली ड्रॉ होगा। अच्छा आगे कहते हैं मेजर द लेंथ NE, ड्रॉ लाइन NE, मेजर द लेंथ NE, इसको A कह दिए, एंड मेजर द लेंथ A ऑफ NE एंड FE। NE की लेंथ फाइंड आउट करें और FE की लेंथ फाइंड आउट करें। NE इसकी लेंथ फाइंड आउट करूंगा मैं। अब मेरा आंसर और आपका आंसर सेम नहीं आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा मार्किंग स्कीम से देख के वो लिख लें, मैं लिख लेता हूं। लेकिन मेरा आंसर यहां पर आ रहा है इसके हिसाब से ऑलमोस्ट 50 0 से स्टार्ट किया है क्योंकि बड़ा बोर्ड है। 51.5 ये आ रही है 51.5 और ये लेंथ कितनी आ रही है ऑलमोस्ट 33.8। ये लेंथ आ रही है 33.8। ये लेंथ सेंटीमीटर। बेटा आपका आंसर जो आएगा वो लिखेंगे, भी बड़ा बोर्ड है ना, इसमें तो बड़ा आंसर आएगा। हाँ जी मैंने वैल्यूज लिख दी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, वो a ओवर b के इक्वल है। चलिए आगे वो कह रहा था कि इस लेंथ को उससे a लेबल किया हुआ, इस लेंथ को NE लेंथ को उससे लेबल कर दिया a आ गया 51.5 और FE लेंथ को उससे लेबल कर दिया b और ये आ गया 33.8 सेंटीमीटर। आगे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करें। n इसके इक्वल है a ओवर b। व्हाट इज a? 51.5 ओवर 33.8। इसका आंसर निकालते हैं कैलकुलेटर। 51.5 divided by 33.8 it gives 1.52। आंसर आ रहा है 1.52। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिहाज से। आगे कहते हैं डिस्क्राइब 2 precautions that you would be taken in order to obtain the reliable results in this type of experiment। हाँ जी, क्या प्रिकॉशंस करेंगे कि रिलायबल रिजल्ट आए? बेटा पिंस जो आपने यूज करनी है दूर लगानी है, पिंस को वर्टिकल लगाना है, बिल्कुल वर्टिकल, और उनकी बेसिस को अलाइन करना है। और जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो शार्प पेंसिल यूज करें। जितनी पेंसिल शार्प होगी उतनी रीडिंग्स बेहतर आएंगे बेटा। और एक बार एक्सपेरिमेंट किया है ना तो आप किसी और इस एंगल पे किए 38 पे, आप किसी और एंगल पे रिपीट कर रहे हैं तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2-3 आ जाएंगे उनकी एवरेज में। ठीक है, अच्छा भाई अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
फ्रीज। हाँ जी बेटा, इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी बेटा, एक्सपेरिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, a student suggests that area of water surface will affect the rate of cooling of hot water in a container. Area of water surface will affect the rate of cooling of hot water in a container. Plan an experiment to investigate the relationship between surface area and rate of cooling. Area और cooling का relation निकालना है, rate of cooling. Okay. Plan an experiment for, write a plan of experiment including apparatus, how you will obtain the range of surface areas, instructions for carrying out the experiment, the measurement will be taken, the precaution, the graph. Okay बेटा, अब हमने एक्सपेरिमेंट किससे करना है? सरफेस एरिया और रेट ऑफ कूलिंग। सरफेस एरिया को मैं चेंज कर सकता हूं, मेरी मर्जी चलेगी ना। क्या मतलब, मैं ये वाला कंटेनर ले लूं, इसमें पानी डाल लूं, ये वाला कंटेनर ले लूं या ये वाला कंटेनर ले लूं, मेरी मर्जी में। इसमें मेरी विश चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। ये वाला कंटेनर ले लूं तो मैं जब इस कंटेनर में डालूंगा तो कम सरफेस एरिया होगा, इस कंटेनर में डालूंगा पानी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा होगा। मैं सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं। तो क्या चीज मैं चेंज कर सकता हूं? आई कैन इजीली चेंज एरिया। मैं एरिया चेंज कर सकता हूं। टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, ये मेरी मर्जी नहीं चलेगी। जिसपे मेरी मर्जी नहीं चलती, एरिया की मर्जी चलती है, मेरी मर्जी नहीं चलती, मेरी एरिया पे मर्जी चलती है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और रेट ऑफ कूलिंग क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो आपको पता होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या डिपेंडेंट है और क्या इंडिपेंडेंट है। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ कूलिंग ये क्या है? डिक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। डिक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं आप ग्राफ बना लें, टेम्परेचर टाइम ग्राफ बना लें। इसका जो ग्रेडियंट है वो रेट ऑफ कूलिंग है। टेम्परेचर टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, एक का यू बन जाएगा, एक एरिया का यू बन, डिफरेंट एरियाज का बनाना। एरिया 1 है, एरिया 2 है, एरिया 3 है, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो आप इसको फिर इजीली रिलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या करना है, मुझे क्या क्या करना है, तो मुझे डिफरेंट एरियाज के कंटेनर्स चाहिए इस तरह मुझे एक। फिर चूंकि मैंने टेम्परेचर मेजर करना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? थर्मोमीटर। और टाइम चाहिए होगा, एक मिनट के बाद मैं टेम्परेचर लूंगा। फिर मुझे इनिशियली कौन सा, क्योंकि पानी को ठंडा करना है तो मुझे इनिशियली कौन सा पानी चाहिए? हॉट वाटर। इनिशियली हॉट वाटर चाहिए। अच्छा, फिर हॉट वाटर इनिशियली चाहिए होगा, सेम मैस का चाहिए होगा या सेम वॉल्यूम। तो उसके लिए मुझे बैलेंस चाहिए या मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। मेजरिंग सिलेंडर एक चीज यूज कर सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर, क्योंकि आपने सेम मैस डालना है ना। आपने अगर रिलायबल आंसर लेने हैं, आपके रिलायबल रिजल्ट्स आए, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सेम इनिशियल टेम्परेचर, सेम मैस, सिर्फ एरिया को चेंज करना है, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखना है। आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी, रेट ऑफ कूलिंग अदर देन एरिया, जिन चीजों पे डिपेंड कर सकती है, इनिशियल टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है, और किस पे डिपेंड कर सकती है? मैस ऑफ वाटर पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर पे डिपेंड कर सकती है। तो ये सब चीजें कांस्टेंट रखनी है। तो बेटा सबसे पहले क्या करूंगा, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मेरे वेरिएबल्स हैं, ये बताएंगे हम इस एक्सपेरिमेंट में। हम हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग डिपेंडेंट। व्हाट इज इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट है सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया। और कांस्टेंट्स क्या क्या है? कांस्टेंट क्या रखती है? आपकी रेट ऑफ कूलिंग अदर देन सरफेस एरिया जिन चीजों पे डिपेंड कर सकती है, इट डिपेंड्स ऑन मैस और वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये किस पे डिपेंड कर सकती है? इनिशियल टेम्परेचर।
और किस पे डिपेंड कर सकती है? इनिशियल सराउंडिंग टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर कंट्रोल लैब में करना है, सराउंडिंग टेम्परेचर, ये सब चीजें। टाइप ऑफ कंटेनर, एक ये नहीं कि एक में आपने थर्मोकोल का यूज कर लिया, पॉलिस्टीरीन का यूज कर लिया और एक में आपने मेटेलिक कंटेनर यूज कर लिया, नो, सेम टाइप ऑफ कंटेनर, टाइप ऑफ कंटेनर, मटेरियल ऑफ कंटेनर, ये सब चीजें बेटा कांस्टेंट सेम होनी चाहिए। ओके, सरफेस अब क्या करना होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आपने मेजर भी करना है, चेंज भी करना है, इसको मेजर भी करना है और चेंज भी करना होता है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को बेटा आपने मेजर भी करना है और चेंज भी करना है। तो चेंज करने के लिए तो आपने कहा कि मेरे पास डिफरेंट एरियाज किस तरह के कंटेनर्स हैं, अब मेजर कैसे कर सकते हैं? तो आप कहोगे कि हम हर कंटेनर का इंटरनल डायमीटर निकाल लेंगे, वो क्या यूज करेंगे? वर्नियर कैलिपर, इंटरनल डायमीटर निकालने के, डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा और इसका सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है ना। तो मुझे क्या चाहिए, इसका इंटरनल डायमीटर लेने के लिए, इंटरनल डायमीटर लेने के लिए मुझे वर्नियर कैलिपर चाहिए। अच्छा, तो ये हो जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। चेंज कैसे करेंगे? डिफरेंट कंटेनर। रेट ऑफ कूलिंग फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? थर्मोमीटर और स्टॉपवॉच। मैं थर्मोमीटर डालूंगा एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल पानी 100 पे था तो मैं 100 पे ऑन नहीं कर रहा, मैं 90 पे पहुंचेगा तो स्टॉपवॉच ऑन कर दूंगा, फिर एक मिनट के बाद रीडिंग लेता रहूंगा, ऐसे करना चाह रहा हूं। तो मुझे स्टॉपवॉच चाहिए और थर्मोमीटर चाहिए, इसको जस्ट मेजर करना होता है, जस्ट मेजर और कैलकुलेट। तो अब मैंने एक्सपेरिमेंट सोच लिया सारा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे छोटा कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर लिया, पहला स्टेप, इसका डायमीटर निकाला। मैं स्टेप पे लिखा हूं, नंबर 1, we'll take the smallest container, find the internal diameter with the help of vernier caliper, making sure there should be no zero error in the vernier caliper. पहले वर्नियर कैलिपर ले लिया, इसका इंटरनल डायमीटर निकालिए, पहली बात। उसके बाद क्या करना है, डायमीटर आ गया, we'll divide the diameter by 2 to find the radius. Then we will use the relation A is equal to pi r square to find the area. अब ये इसके साथ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 चलते जा रहे हैं। फिर आप कह सकते हो we will repeat the same steps for every container and record their areas. Is it clear to you? फिर क्या करेंगे, वो होती है ना बॉइलिंग फ्लास्क जो होती है, तो हम क्या करेंगे, विल पुट द बॉइलिंग वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे। कितना डालेंगे जी? जितना आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज करना चाहता हूं 50 सेंटीमीटर क्यूब या 100 सेंटीमीटर क्यूब। We'll put the boiling water in a measuring cylinder, then carefully pour it in this container, smallest container. Carefully, hot water है। अच्छा, we'll immerse the thermometer in it, टेस्ट होती है जो thermometer है। It will show the temperature maybe 100, boiling water 100 होता है ना, तो थोड़ा कम हो गया होगा, maybe 90। अच्छा, फिर क्या करेंगे, we'll wait। कहां पे शुरू करना है? मैंने 80 पे शुरू करना है एक्सपेरिमेंट। We'll wait until the thermometer shows 80 degree. मैं 80 पे स्टार्ट करना चाहता हूं and we'll turn on the stopwatch. थर्मोमीटर मर्ज कर दिया, वेट किया कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कम होते होते 80 पे आ गया। 80 पे स्टॉपवॉच ऑन कर दी and we'll record the temperature after every 30 seconds. तो 30 सेकेंड पे मैं वैल्यूज रिकॉर्ड करता रहूंगा। ये हर एरिया के लिए टेबल बना लूंगा। टाइम, टेम्परेचर, 0 टाइम पे 80 है, 30 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड्स के बाद कितना हो जाएगा, 90 सेकेंड्स के बाद कितना हो जाएगा। विल फिल द टेबल एंड प्लॉट अ ग्राफ, टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम फॉर कंटेनर 1, इसको 1 लेबल कर देंगे, कंटेनर 1, इसका एरिया लेबल कर देंगे। फिर क्या करेंगे, विल पुट द सेम अमाउंट ऑफ बॉइलिंग वाटर इन अ कंटेनर 2, ठीक है, कंटेनर 2 का एरिया आपने निकाल दिया एंड रिपीट द अबव स्टेप्स, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। विल प्लॉट
द ग्राफ ऑफ सेकेंड कंटेनर ऑन द सेम एक्सिस, ये कंटेनर 2 का ग्राफ आ गया। फिर विल रिपीट द सेम स्टेप्स फॉर एटलीस्ट 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर, 5 to 6 sets, and plot their graphs. ठीक है, the graph with the steepest graph will have highest rate of cooling and the shallowest graph जिसकी gradient कम होगा, जिसका gradient ज्यादा होगा, for example इसका gradient ज्यादा है तो उसका rate of cooling सबसे ज्यादा है, इसका gradient कम है तो उसका rate of cooling सबसे कम है। ये बताने की जरूरत नहीं है, we'll compare their gradients, the graph which has steepest gradient will have highest rate of cooling, तो ये आप इस तरह करके बता देंगे। फिर आप इस एक्सपेरिमेंट में सेफ्टी बताते हैं, what is the safety? We are dealing with the hot water, be careful, the water is hot, use gloves to handle the hot water, hot water को स्पिल गिरना नहीं चाहिए, तो hot water रिलेटेड कोई भी चीज बता देंगे। और थर्मोमीटर को जब रीड करना है, देयर शुड बी नो पैरेलैक्स एरर, थर्मोमीटर को रीड करते हुए थर्मोमीटर का 1/3 शुड बी इमर्स्ड, ये इंप्रूवमेंट आप आगे लिख सकते हैं। जीरो एरर चेक करें व्हेन यू आर यूजिंग वर्नियर कैलिपर, एक दफा ना डायमीटर ना लें, इधर से भी डायमीटर लें, इधर से भी कंटेनर का डायमीटर लें, 2-3 जगह से लेके एवरेज ले लें, तो इस तरह के काम करेंगे तो हमारे ज्यादा मार्क्स आ गए। ठीक है जी।